अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अब आप लोगों का आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है अब तक सबको समझ आ जाना चाहिए। आपके कंपाउंड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और उसके रिलेटेड दूसरे एलिमेंट जो कि उसका अटैच होंगे वो। इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन के अलावा बाकी सारे, लेकिन कुछ कार्बन के कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक भी होते हैं। कुछ आपके पास दूसरे कंपाउंड्स भी अगर ऐड हो जाए कार्बन के साथ तो वो ऑर्गेनिक बन जाते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पीछे। अब डाइवर्सिटी, इसको क्या अगर हम ट्रांसलेट प्रॉपर करें, ट्रांसलेशन आपकी डाइवर्सिटी की होती है कि वैरायटी। फॉर एग्जांपल इस क्लास के अंदर डाइवर्सिटी है, कैसे हर किस्म का बच्चा यहाँ पे पढ़ने आ रहा है, तो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट है मेरे पास। हो सकता है कि क्लास के अंदर कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ नॉर्मल पढ़ने वाले हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, कुछ नालायक भी होंगे जिनको पढ़ने से कोई गर्ज ही नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको पढ़ाई होती क्या है यही नहीं पता, बस आ गए हैं अपना चेहरा दिखाने। तो हर किस्म के बच्चे मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं, डाइवर्सिटी है क्लास के अंदर। डाइवर्सिटी का मतलब वेराइटी, डिफरेंट। मैग्नीट्यूड मिकदार को कहते हैं, यानी कि आपके पास कार्बन के हवाले से, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से अगर बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेतहाशा वैरायटीज आपको मिलेंगी। सिमिलरली मैग्नीट्यूड आप शिद्दत भी कह सकते हैं कि कार्बन आपके पास कितनी मिकदार में है और किस तरह से रिगरसली वो रिएक्ट करता है या पाया जाता है, जो भी आप इसका मतलब निकालना चाहें। अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास 118 या 119 एलिमेंट नजर आएंगे। तो 118 एलिमेंट्स अब तक जो निकल के सामने आ चुके हैं, उन 118 एलिमेंट्स के साथ कार्बन मिल के, लाजमी नहीं है सबके साथ वो रिएक्शन करे, लेकिन सिर्फ 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन 10 मिलियन से ज्यादा, ये आपकी किताब की वर्डिंग में आपको समझा रहा हूँ, 10 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड्स हैं। 118, 1 मिलियन के अंदर 6 जीरोज होते हैं। तो 10 मिलियन का मतलब एक के साथ आप आगे, एक के आगे 7 जीरो लगा दें, तो आपके सिर्फ 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से एक कार्बन है। वो एक कार्बन बकिया 117 एलिमेंट्स के साथ मिलके, लाजमी नहीं है सारे के सारे 117 के साथ मिले, लेकिन अगर बिल्कुल अज्यूम भी कर लें कि 117 बकिया एलिमेंट के साथ कार्बन रिएक्ट कर रहा है, बॉन्डिंग बना रहा है, फिर भी आपको 10 मिलियन से ज्यादा, और हो सकता है इससे भी ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हो। तो जाहिर है वैरायटी है हमारे पास, अच्छी खासी डाइवर्सिटी आ गई। और मैग्नीट्यूड यानी मिकदार अभी बताया 10 मिलियन से ज्यादा है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने ख्याल रखना है कि ये जो एबिलिटी है कार्बन की ये सारे काम करने की, वो किस वजह से। तो ये कोई 4 पॉइंट्स आपको आज के लेक्चर में डिस्कस करवाऊंगा। पहला पॉइंट मैं आपसे कल की क्लास में डिस्कस कर चुका था, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? कार्बन जैसे दीगर सब्सटेंस और भी हैं, सिलिकॉन भी है और भी दीगर सब्सटेंसेस हैं। तो कार्बन की अगर बात करें, कार्बन के पास एबिलिटी है कि अपने जैसे दूसरे एटम के साथ मिलके एक चेन फॉर्मेशन कर ले। तो कैपेसिटी ऑफ एनी एटम या एबिलिटी ऑफ एनी एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। डेफिनेशन किताब में हो सकता है आगे पीछे थोड़ी और दी हो, बहरहाल कैटिनेशन आपको मैं समझा चुका हूँ क्या है। लॉन्ग चेन जो फॉर्म हो रही है या इवन ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जो चेन फॉर्म हो रही है कार्बन की, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या एक एटम दूसरे एटम के साथ अटैच हुआ है कोवलेंट बॉन्ड बना के, तो वो एबिलिटी आप कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन के लिए लाजमी है कि आपके पास दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एबिलिटी हो। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 4 टेट्रावैलेंट, इसको कहते हैं टेट्रावैलेंसी है, 4 आपके पास इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं। लेकिन और भी दीगर एलिमेंट्स और भी दीगर एटम्स अगर दो या दो से ज्यादा अपने एटम शेयर करवा सकते हैं तो वो भी आपके आ जाता है कैटिनेशन में। जाहिर है उसके बाद एबिलिटी है ये सब करने की। दूसरा आपके पास है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी हम पढ़ चुके हैं। आइसोमेरिज्म क्या है? अगर एक सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेट सपोज पिछली क्लास में हमने पढ़ा था C4H10, मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ C5H12। ये आपके पास अगर याद हो, वो टेबल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, टेबल में अगर याद किया हो तो ब्यूटेन के बाद आ रहा था पेंटेन, ये पेंटेन है।
अब अगर इसके मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाऊं तो आइसोमेरिज्म क्या है? अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, उसका लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए, तो उसे कहा जाता है कि वो उसका आइसोमर है। तो आइसोमेरिज्म ये फिनोमेना है। लेट सपोज अगर स्ट्रेट चेन की बात करें तो कार्बन एक, फिर दो, तीन, चार और ये पांच, पांच कार्बन एटम्स हैं। एक कार्बन के पास एक दो तीन हाइड्रोजन की जगह मैं इस तरह करने के बजाय डायरेक्ट यहाँ पर H3 लिख रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं ये तीन कोवलेंट बॉन्ड बना के अलग अलग हाइड्रोजन लिख। सिमिलरली इस कार्बन के पास दो की जगह मैं इसके पास पहले ही H2 लिख रहा हूँ। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के बजाय मैं थोड़ा सा इसको कंडेंस कर रहा हूँ, कंप्लीटली कंडेंस फॉर्म नहीं ले यहाँ पर रहा। बहरहाल अगले में भी दो हाइड्रोजन आ सकते हैं H2, इसमें भी दो हाइड्रोजन आ सकते हैं H2, और आखिर में तीन हाइड्रोजन आ सकते हैं H3। ये आपके पास स्ट्रक्चर कहलाता है एन पेंटेन। एन पेंटेन क्यों कहते हैं? पेंट हमने लास्ट क्लास में सीखा, फाइव को कहा जाता है। जैसे फाइव को उर्दू में पांच कहते हैं, सिंधी में हो सकता है पंच कहते हो। ठीक है, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद, बहुत जमाना हो गया पढ़े हुए। उसी तरीके से ग्रीक जुबान में इसको पेंट कहा जाता है। एन जो वर्ड लगा रहे हैं इसका मतलब है नॉर्मल चेन। आइसो जब वर्ड लगता है इसका मतलब आइसोमर है। यहाँ पर अगर मैं इसका आइसोमर दूसरा बनाऊं तो मेरे पास एक, अभी भी उसी तरीके से पांच कार्बन आएंगे, दो, तीन, चार। लेट सपोज पांचवा कार्बन यहाँ पर लगा दूं, तो ये जब पांचवा कार्बन आएगा तो इस कार्बन के पास तीन और जगह खाली है, तो H3। इस कार्बन के पास सिर्फ एक जगह खाली है, तो हाइड्रोजन एक ही आएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। सिमिलरली इसके पास दो जगह खाली है, एक और दो तो इसने यहाँ पर बॉन्ड बनाया है, बकिया दो जगह इस कार्बन के पास खाली है, हाइड्रोजन यहाँ पर H2 आ जाएगा। सिमिलरली इस कार्बन के पास तीन जगह खाली है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना हुआ है, बकिया तीन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो H3। इस कार्बन ने ऊपर वाले के साथ सिर्फ एक बॉन्ड बनाया, तीन बॉन्ड के अपने हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये बात समझने के लिए एक तो प्रीवियस लेक्चर आपको पूरा याद होना चाहिए, पूरा समझा हुआ होना चाहिए, और इसके अलावा जो कोवलेंट बॉन्ड 9 क्लास में आप सीख के आए वो सब आपको क्लियर याद होना चाहिए। अगर काउंट करें तो अभी भी आपके पांच कार्बन और आपके 12 हाइड्रोजन है। काउंट करके देख लें। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइसोपेंटेन। आइसो वर्ड क्यों लगा? क्योंकि आपके पास ये आइसोमर है। एक और स्ट्रक्चर इसका है, मेरे पास अभी भी एक, और फिर उसके बाद दो, तीन, चौथा यहाँ पर कार्बन, पांचवा यहाँ पर कार्बन लगा रहा। अगर काउंट करें तो अभी भी आपके पास ये पांच कार्बन ही है। इस कार्बन के पास एक, दो, तीन, तीन हाइड्रोजन की जगह खाली है, तो H3। बीच वाले कार्बन के चारों बॉन्ड इर्द गिर्द के कार्बन एटम के साथ मुलव्विस हैं, तो ये आपके पास खाली जगह नहीं रखता, तो इधर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। ये वाला कार्बन, इसके पास भी तीन हाइड्रोजन की जगह है, तो CH3 आ गया। इस कार्बन के पास क्योंकि एक बॉन्ड इधर है तो बकिया एक, दो, तीन खाली जगह है, तो यहाँ पर H3 आ गया। सिमिलरली ये कार्बन भी H3 आएगा। काउंट करके देख लें, आपको अगेन 12 हाइड्रोजन और 5 कार्बन मिलेंगे। स्टिल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं हो रहे, सारी की सारी चीजें एक जैसी हैं, बस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। ये आपके पास कहलाता है नियोपेंटेन। अब नियो वर्ड क्यों हम यूज करते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। पहले तो आपको बता दिया एन नॉर्मल है, आइसो जो है आइसोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नियो क्यों यूज करते हैं इसकी कोई लॉजिक मुझे भी नहीं पता। ये बस उसी तरीके से जैसे वन को वन क्यों कहते हैं, टू को टू क्यों कहते हैं, थ्री को थ्री क्यों कहते हैं, उसी तरीके से जब भी मेरे पास किसी एक कार्बन के पास तीन मिथाइल रेडिकल होंगे, ये मिथाइल रेडिकल कहलाता है। अगर याद हो मीथेन CH4, ये फॉर्मूला 9th में याद करवाया था, इसको कहते हैं मीथेन, नेचुरल गैस के अंदर पाया जाता है। जब ये रेडिकल बनेगा, एक हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। जब ये रेडिकल बनेगा तो इसे कहा जाता है मीथेन था, तो मिथाइल रेडिकल। तो जब एक कार्बन के पास अगर तीन मिथाइल रेडिकल हो इन अ चेन, तो उसे आप
नियो के वर्ड के साथ लिखते हैं, नियो पेंटेन। अब लाजमी नहीं है कि 5 ही कार्बन हमेशा हो, 6 कार्बन आ जाए तो नियो हेक्सेन, 8 कार्बन आ जाए तो नियो ऑक्टेन। ये सारे याद करने पड़ेंगे आपको नाम। बस ये जहन में रखना है, अगर मेरे पास इस तरह का कार्बन आ जाए, इस तरह का कार्बन जिसमें कोई हाइड्रोजन ना हो, चारों तरफ उसके पास कार्बन ही कार्बन हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर में आप कहते हैं कि वर्ड शुरू में ये कहलाता है, ये जो वर्ड है इसको कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब प्री, पहले आने वाला। फिक्स का मतलब जो पहले फिक्स हो चुका है वर्ड, प्रीफिक्स होता है। तो जो भी नाम होगा जैसे पेंटेन, तो उससे पहले प्रीफिक्स आएगा, उसमें आप नियो वर्ड यूज करेंगे। अब लाजमी नहीं है इसी तरह से हो, यहाँ पर एक और CH3, ये 2 हो जाएगा। ये आप अगर काउंट करें तो अब 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन वाले को आप कहते हैं हेक्सेन, तो ये बन जाएगा नियो हेक्सेन। ठीक है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। एक और अगर मैं चेन लगा दूं, CH2 और डैश CH3, अब 7 हो गए, ये क्या कहलाएगा, नियो हेप्टेन। तो इस तरीके से आप काउंटिंग करते जाएं। बहरहाल पॉइंट आपके पास ये वाली 2 एग्जांपल्स नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर जो समझना है वो ये जो मैंने एग्जांपल आपको पेंटेन की दी है उसी के हवाले से समझना है। तो ये क्लियर होना चाहिए। आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म पे बाद में हम ये सारी चीजें किताब से एक दफा देख लेंगे। बस क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी भी सब्सटेंस का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। और ये जो सब्सटेंसेस है इन्हें कहा जाता है आइसोमर्स। नेक्स्ट पे आ जाए कार्बन कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कार्बन यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बन रहे हैं, क्यों उसमें इतनी डाइवर्सिटी है, क्यों सारे एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ हैं, क्यों उनकी मिकदार इतनी ज्यादा है, तो इन वजूहात की बिना पर है। मैंने आपसे कहा एक ही कंपाउंड है लेकिन उसके 3 डिफरेंट फॉर्मूले हैं, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और ऑब्वियसली 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। तो आपके पास यहाँ पर सिमिलरली कार्बन कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, कार्बन टू कार्बन जो इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है वो कितना मजबूती के साथ बना हुआ है, कितना स्ट्रेंथ इनकी है। अगर जब भी मुझे कैटिनेशन करनी है, कैटिनेशन क्या है, लॉन्ग चेन फॉर्म करनी है, चेन स्ट्रक्चर बनाना है, अगर मुझे कैटिनेशन फॉर्म करवानी है, कैटिनेशन एबिलिटी परफॉर्म करवानी है, तो उसके लिए इन दोनों कार्बन्स का आपस में मजबूती के साथ पकड़े रहना जरूरी है। बीच में अगर कोई और सब्सटेंस आएगा, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन खास तौर पे, तो ऑक्सीजन जैसा सब्सटेंस क्या करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है और अलग कर देता है। उस वक्त इसका बॉन्ड ब्रेक ना हो, हमें ये मेक श्योर करना है। तो ये आपके पास वैल्यू किताब में हम एग्जैक्टली देखेंगे, 355 यूनिट, अभी बाद में बताऊंगा। ये एक वैल्यू है जो अगर अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और ये मेरे ख्याल से इन दोनों के दरमियान 351 है एग्जैक्टली, मैं अभी तो बता दूंगा देख के। बहरहाल ये वैल्यू कम है एज कंपेयर टू कार्बन बॉन्ड। जैसे ही अगर ये वैल्यू 356 हो जाती, तो क्या होता है, ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता। यही सेम एबिलिटी सिलिकॉन में भी है। सिलिकॉन अगर याद हो, सिलिकॉन में क्या है, +-4 वैलेंसी है, 4 इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम एबिलिटी कार्बन की तरह है। जाहिर है कार्बन के पास भी 4 खाली जगह है, सिलिकॉन के पास भी 4 खाली जगह है, लेकिन सिलिकॉन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा अपना ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। इसकी वैल्यू 200 के अराउंड होती है। जाहिर है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो 351 अगर वैल्यू रखता है, तो जाहिर है 200 इज लेस देन 351, तो आपका ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड आके ब्रेक कर देगा। सिंपल सी मिसाल है, आपने फॉर एग्जाम्पल अपने भाई का हाथ पकड़ा होता, अपने अम्मी का हाथ पकड़ा होता, अब्बू का हाथ पकड़ा होता, किसी का भी हाथ पकड़ा था, और बीच में से आपके पास फौरन से एक जानवर कुत्ता भागते हुए आ रहा है, आप क्या करेंगे, अगर आपके उस साइड पे कोई शेल्टर है, कोई छुपने की जगह है, आप हाथ छुड़वा के फौरन छुप जाएंगे। बात समझ आ रही है, आपने जो बॉन्ड बनाया था अपने अम्मी के साथ, अपने अब्बू के साथ हाथ पकड़ के, वो फौरन से आपने ब्रेक किया और साइड पे हो गए। लेकिन वहीं पे अगर आपके दोनों साइड पे से आ रहे हो, क्या करेंगे,
आप क्या करेंगे, वो जो बॉन्ड आपने हाथ पकड़ा तो और मजबूती से पकड़ लेंगे, और आपके अम्मी अबू आपको अपनी तरफ खींच लेंगे कि चले पीछे से गाड़ी आके मार ना दे, पीछे कुत्ता आके काट ना ले। बॉन्ड आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ही आपके इस तरह के कंपाउंड्स बनेंगे। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड वीक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपका ये कंपाउंड टूट जाएगा। तो जाहिर है कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ का सिर्फ इतना सा इंपॉर्टेंस रोल है, और ये अच्छा खासा एक सिग्निफिकेंट रोल है जो कि कार्बन और कार्बन के दरमियान होता है। कार्बन और दूसरे सब्सटेंस के दरमियान इससे कम वैल्यू है, तभी आपके ये लॉन्ग चेन बन पाते हैं। अदरवाइज किसी और सब्सटेंस, लेट सपोज मैं यहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस भेज दूं, लेट सपोज हम यहाँ पे क्लोरीन भेज दें, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, या फ्लोरीन भेज दें, फ्लोरीन आके क्या करे, इस कार्बन और कार्बन को ब्रेक कर दे, तो अब ये एन पेंटेन तो रहा नहीं, तो कुछ और बन गया। तो आपके कोई भी सब्सटेंस आए उसको ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, बस इस चीज का ख्याल रखना है। तो एक एबिलिटी ये है कि इनके कार्बन टू कार्बन जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। और नेक्स्ट इसी से रिजेंबल कर रही है नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि मल्टीपल बॉन्ड ये रखते हैं। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 की जगह खाली है। ये आपके सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। अगर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लूं, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ज़ाहिर है आपके पिछले टॉपिक्स हो गए। अगर एग्जाम्पल आपको दूं, मेरे पास लेट सपोज 2 कार्बन एटम है। 2 कार्बन एटम अगर हैं तो वो आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे एक कार्बन दूसरे के साथ, तो यहाँ पर आपके इस कार्बन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। बकिया 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बना सकता है। मैं भी हाइड्रोजन यहाँ नहीं लिख रहा। अब इन दोनों कार्बन ने सोचा कि मैं अपना ये वाला बॉन्ड खत्म करके हाइड्रोजन से दूसरे बराबर वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना दूंगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को इधर शेयर कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपना वापस लिया, इस वाले ने इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो अब क्या बन गया, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। अगेन ये कार्बन आपस में डिसाइड करें कि इधर जो हाइड्रोजन था इसको हम अपना इलेक्ट्रॉन देने के बजाय आपस में ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते, तो अब ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता। टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड इंतहाई अनस्टेबल है, अगर आप बनाने बैठेंगे भी तो फौरन टूट जाएगा। तो आपके पास टेट्रा नहीं बनता, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तक काफी है। तो ये एंड में आपके पास अब एग्जांपल दूं तो कार्बन CH3 बॉन्ड CH3, जिसको आप कहते हैं C2H6, ये अगर याद हो तो पीछे आपने पढ़ा है, इसको कहते हैं इथेन। अगर मैं इनमें लेट सपोज डबल बॉन्ड बना रहा हूं, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, कार्बन एक है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ और दूसरे कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी C2H4। इसे आप कहते हैं इथीन। इधर मैं साथ साथ लिख भी देता हूँ। ये आपके पास इथेन है, ANE याद रखना है। ये आपके पास इथीन है, ENE एंड में याद रखना है। और अगली एग्जांपल आपकी है, अगर ये अपना बॉन्ड आपस में 3 बनाते हैं तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ फिर ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के साथ अगले एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ये आपके पास C2H2 है। और इसको आप कहते हैं इथाइन। ये क्या है, इथाइन, ETHYNE याद रखना है। शुरू में अगर नाम देखें तीनों में ईथ आ रहा है, अगर यहाँ पर गौर करें तीनों के अंदर जाहिर है 2 कार्बन है, 2 आपने याद किया था ईथ से रिप्रेजेंट हो रहा है, दोनों में ईथ आ रहा है। लेकिन जो अल्केन है उसके एंड में ANE रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा अल्कीन कहलाता है, कीन में ENE आ रहा है, अल्कीन। और तीसरा अल्काइन, तो अल्काइन आपके पास YNE। स्पेलिंग आपकी याद रखनी है। ये तीनों फिर आगे की क्लास में समझाऊंगा होता क्या है, आपके बहरहाल चैप्टर का हिस्सा है। इसे आप इथाइलिन भी कहते हैं, इथाइलिन। और ये एसिटाइलिन इसका एक और नाम है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इसके समझने पे जब
बारी आएगी तो समझा दूंगा, अभी फिलहाल ये चीजें कुछ याद करनी है आज के लेक्चर। तो यहाँ पर आपका आज सिंपल सा ये जो टॉपिक था मैंने पढ़ा दिया है। अब थोड़ी देर में मैं आपकी किताब या नोट से भी आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें। चलें बेटा, अब आ जाएं अपने किताब की तरफ, या नोट्स इनके पास है नोट्स निकाल लें, जो भी आपको आसानी लगे। बहरहाल टॉपिक आपका सिंपल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। इसके बारे में आपको ड्यूरिंग लेक्चर मोस्टली सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ कि आपके पास टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, उसमें से आपके पास 10 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड्स, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह रहे हैं, मौजूद है। लाजमी नहीं है कार्बन जिनमें मौजूद हो वो ऑर्गेनिक ही हो, कुछ आपके पास इनऑर्गेनिक भी होते हैं। बाकी आपके पास जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स इतने सारे बन रहे हैं उसकी वजह क्या है, वो अब आगे हमने डिस्कस किया है कि आपके पास जो फैक्टर्स हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी वजह से बने हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो यहाँ पर 4 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं। पहला कैटिनेशन है। कैटिनेशन के अगर हवाले से बात करें, कैटिनेशन सिंपल एबिलिटी है ऑफ एटम। अब यहाँ कार्बन की बात करें तो कार्बन की एबिलिटी है टू फॉर्म स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। तो चेन स्ट्रक्चर जो भी फॉर्म करता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, ये जो लिंक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कैटिनेशन प्रॉपर अगर डिफाइन करें तो एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम और उसकी वजह से टू फॉर्म लॉन्ग चेन या लार्ज रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर भी हमने लास्ट क्लास में जो क्लासिफिकेशन थी उसमें सीखा था कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो टाइप के, पहला ओपन चेन, दूसरा क्लोज चेन। ओपन चेन ये एग्जांपल्स हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। क्लोज चेन में मैंने आपको बेंजीन रिंग भी समझाई थी, वो रिंग स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग थी। या इसके अलावा दूसरे भी और स्ट्रक्चर थे जिसमें क्लोज स्ट्रक्चर था, बेशक रिंग स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन क्लोज है। तो अलग क्लासिफिकेशन हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। बहरहाल ये सारी एबिलिटी, चाहे रिंग स्ट्रक्चर बने या आपके इस तरीके से स्ट्रेट चेन बने, ये एबिलिटी कहलाती है कैटिनेशन। अब आपकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं पूरी समझा चुका हूँ, अगर आपने यहाँ पर समझना है तो खुद ही पढ़ लें। मेरे ख्याल से सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं उसमें आइटम्स दूसरे आइटम के साथ, यानी कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के लिंक हुआ हुआ है, और वो जो लिंक हुआ हुआ है वो जाहिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है, इसी वजह से ये लिंक बरकरार रहता है। डेफिनेशन अगेन दोबारा आपके यहाँ पर मौजूद है, दूसरे उसी चीज को दूसरे हिस्से में दूसरे तरीके से कुछ अल्फाज मुख्तलिफ करके आपको बता दिया। कैटिनेशन क्या है? कैपेसिटी ऑफ एटम टू बिल्ड लॉन्ग चेन एंड ह्यूज रिंग बाय लिंकिंग जो भी है विद अदर सिमिलर एटम्स। तो वो जो ऊपर डिफाइन किया उसी को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। बहरहाल बेसिक कंडीशन कैटिनेशन की क्या है ये मैं ड्यूरिंग लेक्चर समझा चुका हूँ। पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास जो भी एलिमेंट है, अभी मैंने ये ड्यूरिंग लेक्चर समझाया था, दो या दो से ज्यादा खाली जगह होनी चाहिए, यानी कि वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अब 2 से ज्यादा कितनी? 4 तक हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन 5 एक अलग कंडीशन हो जाती है, वो फिर बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल आपके 2 या 2 से ज्यादा, ज्यादा कितना? 4 तक। तो पहली कंडीशन कि आपकी जो भी एलिमेंट कैटिनेशन करेगा उसके पास वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, कोई भी एलिमेंट जो आपस में बॉन्ड बनाएगा, यानी कि जो भी आपस में रिएक्ट करेगा, इस तरीके से कंबाइन होगा, उनके दरमियान जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। वो इस पॉइंट में भी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर लेट सपोज कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। स्पेसिफिकली ऑक्सीजन के हवाले से किताब ने कहा है कि ऑक्सीजन क्या करता है, आके बॉन्ड ब्रेक करता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन या दूसरे सब्सटेंसेस। तो ऑक्सीजन के साथ जब भी ये रिएक्ट करेगा तो बॉन्ड टूटने का खतरा है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, जो भी एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा दूसरे अपने जैसे एटम के साथ, तो वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होना चाहिए। और यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है पर्टिकुलरली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ब्रेक कर देता है। तो ये हम थर्ड पॉइंट के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ये वाली कंडीशन। आगे आ रहा हूँ, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बता चुका हूँ, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, तो इस तरह के कंपाउंड्स को आप कहते हैं, इस तरह के आप, हाँ, कंपाउंड्स को कहते हैं आइसोमर्स, और जो फिनोमेना है उसको आप कहते हैं आइसोमेरिज्म। ये सारी बातें जो मैंने क्लास में बताई वो यहाँ पर लिखी हुई भी हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर एग्जांपल भी मैंने आपको एन पेंटेन की ही दी थी, इधर किताब ने भी एन पेंटेन की ही दी है कि लेट सपोज हमारे पास एन पेंटेन को भी हटा दें, सिर्फ पेंटेन वर्ड याद रखें, C5H12
इसके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम परसेंटेज है, कंपोजिशन सब कुछ सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आगे पीछे करने से आपका पूरा ही फॉर्मूला, पूरा ही स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो एग्जांपल यहाँ पर आपको मैंने पूरी क्लास में समझा दी है, ये सारा काम आपका है इसको पढ़ना। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एग्जांपल आप और भी ले सकते हैं, मैंने तो पेंटेन किताब ने जो दी थी वही आपको समझाई है। आप इसके अलावा हेप्टेन भी ले सकते हैं, हेक्सेन भी ले सकते हैं, ऑक्टेन ले लें, नॉनेन ले लें, डेकेन ले लें, कोई भी ले। बहरहाल तीसरे पे आ जाएं, कार्बन के जो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसके हवाले से, जो भी आपका कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, वो बॉन्ड क्योंकि इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब क्या है? एक तो कार्बन का साइज छोटा है, कार्बन एटम अगर आपको याद हो तो साइज उसका इंतहाई छोटा है। और अगर 9th क्लास का थोड़ा सा भी याद हो तो जब हम अलोंग द पीरियड बात करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो लेट सपोज कार्बन से पहले आएगा बोरॉन, बोरॉन से पहले बेरिलियम, और सबसे पहले चले जाएं तो लिथियम। लिथियम का साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू कार्बन। कार्बन का साइज छोटा है, ये दूसरे कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, छोटा साइज है, इनके दरमियान बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ये भी अगर याद हो। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो बहरहाल ये सारी चीजें हमने 9th क्लास के अंदर सीखी थी। तो स्मॉलर साइज है कार्बन का, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। वहीं पे अगर मैं दूसरा ले लूं सिलिकॉन, जो कि राइट आफ्टर इन द ग्रुप है सेम, अगर कार्बन के ग्रुप में देखें तो कार्बन के फौरन बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्योंकि साइज में बड़ा है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू कार्बन थोड़ी सी वैल्यू कम रखेगी। अगर आप अपनी किताब में देखें तो यहाँ पर आपके पास जो कैटिनेशन का टॉपिक है उसके अंदर मजीद समझाया हुआ है कि मेरे पास जो सिलिकॉन है और कार्बन है उसके दरमियान डिफरेंस इतना सा है कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू 355 किलो जूल्स पर मोल है, और जो आपके सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्ड है उसकी वैल्यू बॉन्ड स्ट्रेंथ की 200 किलो जूल्स पर मोल है। तो आपकी वैल्यू कार्बन टू कार्बन कोवलेंट बॉन्ड की ज्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। बहरहाल अगर सिलिकॉन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा तो उसकी जो वैल्यू है यहाँ पर बताया 452 किलो जूल्स पर मोल है। तो ऑब्वियसली अगर सिलिकॉन और सिलिकॉन ने आपस में बॉन्ड बनाने और उसकी वैल्यू 200 है, और सिलिकॉन और ऑक्सीजन ने आपस में बॉन्ड बनाने तो और इसकी वैल्यू 452 है, तो जाहिर सी बात है जब भी ऑक्सीजन कहीं से भी इधर आएगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। एक के पास ज्यादा पैसे हैं और इसको पैसों की जरूरत है, इससे पैसे इतने नहीं मिल रहे, तो क्या करेगा? जिसके पास पैसे होंगे उसके पास चले जाएगा, इधर उधर से पैसे मिल गए, जरूरत पूरी हो गई। सिमिलरली इसको एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी इतनी नहीं दे पा रहा, तो जैसे ही ऑक्सीजन आके एनर्जी देगा ये उससे एनर्जी लेके उसके साथ चले जाएगा। वहीं पे अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन टू कार्बन, तो कार्बन और ऑक्सीजन की जो वैल्यू है किताब में देख लें अपने, कार्बन और ऑक्सीजन की जो वैल्यू है दैट इज 351, और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कितना है 355। तो जाहिर है एक जगह से अगर 355 वैल्यू मिल रही है कार्बन टू कार्बन, ये वैल्यू आपको 355 किलो जूल्स पर मोल मिल रही है, और कार्बन टू ऑक्सीजन आपकी वैल्यू 351 है, तो 4 किलो जूल्स पर मोल की खातिर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। कहीं से अगर आपको 4 रुपए महंगी चीज मिल रही हो और 4 रुपए एक जगह पता है सस्ती चीज मिल रही है, लेकिन वो 4 रुपए सस्ती चीज जो दे रहा है वो 5 किलोमीटर दूर है, तो आप पेट्रोल इतना जाया करके 4 रुपए सस्ते के लिए थोड़ी जाएंगे, आप वहीं से चीज खरीद लें। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन इस कार्बन के पास आएगा तो ऑक्सीजन क्योंकि इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट बराबर ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो कार्बन कहेगा एटलीस्ट मुझे यहाँ पर 4 किलो जूल पर मोल ज्यादा तो मिल रहे हैं, मैं क्यों अपना बॉन्ड ये वाला ब्रेक करूं। तो क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ नहीं जाएगा। तो इस वजह से कार्बन टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा होती है। ये वैल्यू आपको यहाँ पर प्रॉपर लिख के समझाई हुई है। तो यहाँ पर यही सारी बातें जो समझा रहा था आपकी किताब में भी बताई। और जो सिलिकॉन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ज़ाहिर है मिट्टी बनाता है, सिलिका बनाता है, जिसको हम सैंड कहते हैं अंग्रेजी में। तो मिट्टी है, सिलिका बनाता है या दीगर सिलिकेट्स बनाता है। बहरहाल
ये जो पॉइंट था होपफुली क्लियर हो जाना चाहिए। वापस आ जाए थर्ड पॉइंट पे। तो कोवलेंट बॉन्ड आपके पास जाहिर है कार्बन टू कार्बन है, लेकिन इसी के साथ साथ कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बनाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बनाते हैं। लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, ऑक्सीजन के साथ नया बॉन्ड बना लेगा। तो आपने इस तरह की एग्जांपल देखी भी अगर हो तो ये आपका एक एग्जांपल है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ भी करेगा, और भी कोई आ जाए उसके साथ भी रिएक्ट करेगा, क्लोरीन क्लोरीन कोई भी। लेकिन कार्बन अपने कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। तो ये तीसरा पॉइंट था। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाए मल्टीपल बॉन्डिंग। ये मैं बता चुका हूँ, कार्बन आपके पास सिंगल डबल ट्रिपल यानी कि मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। इसी वजह से आपके पास कार्बन के पास एबिलिटी है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने की। अभी एक एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई भी है कि मेरे पास कार्बन है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इथेन कहलाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा तो इथीन, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो इथाइन। हालांकि दो कार्बन ही है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से तीन डिफरेंट सब्सटेंसेस आ गए आपके पास। तो बहरहाल ये सारी चीजें आपके यहाँ पर समझाई हुई है। एग्जाम्पल मैंने आपको जो दी है वही किताब में भी दी हुई है कि आप इथेन बना रहे हैं, इथाइलीन बना रहे हैं। इथीन को हम इथाइलीन भी कहते हैं और इथाइन को एसिटाइलीन भी कहते हैं। ये आपको याद करना है। तो यहाँ पर आपका आज का टॉपिक इंतहाई सिंपल सा था। अब याद बेटा आपने खुद करना है, मैं आपको जबरदस्ती तो याद करवा नहीं सकता। मैं आपको सिखा सकता हूँ। अगर आप में से किसी को भी यहाँ पर जो मैंने समझाया उसमें कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें। आपको कोई कंफ्यूजन है, मैं वो कंफ्यूजन आपकी क्लास में हल कर सकता हूँ। लेकिन घर पे जाके याद आप ही ने करना है, वो याद करने वाला काम मैं नहीं कर सकता, ना मैं करवा सकता हूँ। ज़ाहिर है मैं आपके घर पे आके आपको याद थोड़ी करवाऊंगा। और चलें बिलफर्ज मैं किसी तरह से आपके घर पे आ भी गया, आपको याद कैसे करवाऊंगा वो मुझे समझा दें। आपका दिमाग खोल के उसके अंदर मैं ये सारा कुछ उड़ेल थोड़ी सकता हूँ कि पता चले मैं दिमाग खोलूं और एक गिलास के अंदर ये सारा डालूं और कतरा कतरा गिराता रहूं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, याद आपको खुद करना है। अगर किसी को याद करने में मसला होता है तो बेटा वो मसला आपने खुद हल करना है। आप मुझसे मशवरा ले सकते हैं, मशवरा दे सकता हूँ, उस पर अमल आपने करना है। अब चाहे आप कहें कि मैं आप पे सख्ती कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आ रहा है, या कुछ भी आप उसको बना के एक्सक्यूज दे दें। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आपने याद करना है, मैंने सिखाना है। मेरा काम है कि मैं आपको सिखाऊं, और जितनी मेरी गुंजाइश है, जितनी मेरी हद है, मैं उतनी आप पे पढ़ने के लिए डिसिप्लिनरी जो एक्शंस है वो ले लूं। अब वो डिसिप्लिनरी एक्शंस को आप सख्ती बोलें या कुछ भी नाम दे दें, मेरा काम आपको एक सीधा ट्रैक देना है। वो ट्रैक अगर आप उस पर अमल कर सकते हैं, चल सकते हैं, तो बेटा जो सिखाया है ये सारा कुछ वो आप समझ लेंगे। लेकिन अगर उसको आप नहीं पढ़ सकते, नहीं अमल कर सकते, उस पर नहीं चल सकते, तो फिर नुकसान मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं जा रहा। चाहे आप कुछ भी कर लें, मुझे बुरा भला कहें, मैं जो पढ़ाता हूँ उसको कहें कि मैं बुरा पढ़ाता हूँ, जो भी आपके दिमाग में फतूर हो, गंद हो, आप वो बाहर निकाल दें। पॉइंट सिर्फ इतना सा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे ये सब आता है, मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरा काम था पढ़ाना, सिखाना, मैंने अपना काम पूरा किया। आपका काम है इस सीखने के बाद इसको याद करना, और याद करने के बाद फिर रिवाइज करके प्रैक्टिस करना, और आखिर में जब टेस्ट हो तो टेस्ट में अच्छा स्कोर करना। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छे से नहीं करेंगे तो बेटा मेरा, यहाँ पर याद रखें, दिमाग क्लियर रखें, मेरा कोई नुकसान नहीं। आप जितने एक्सक्यूजेस देंगे नुकसान सिर्फ आपका है। एंड में खराब रिजल्ट आपका आना है। खराब रिजल्ट आने की वजह से भी आपका ऐसा नहीं है कि जिंदगी तबाह हो जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई मसला नहीं। बस ये है कि आप जो अच्छे रिजल्ट के साथ किसी अच्छी जगह पर अच्छे एनवायरनमेंट में जा सकते थे, उससे आप महरूम रह जाएंगे। तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने अपने टाइम पे अपने जमाने में जो पढ़ना था पढ़ लिया, जितना काम करना था कर लिया, जो करना है आगे वो भी कर रहा हूँ। मुझे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको। मेरा जो काम था पढ़ा दिया, आपका काम है याद करना। अगर किसी को कंफ्यूजन है अभी डिस्कस करें, मैं समझा देता हूँ। अदरवाइज कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। क्लियर है यहाँ तक?